नमस्कार साथियों। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो एंडोक्राइन सिस्टम का चौथा लेक्चर है, जिसमें आज हम पिट्यूटरी ग्लैंड का जो सेकंड पार्ट है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हम इसका डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज हम इसका जो पोस्टीरियर लोब होता है, जो पश्चपाली है पिट्यूटरी ग्लैंड की, उससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं उसको डिस्कस इसमें करेंगे। चलिए आइए देखते हैं। तो जैसा हम लोग पहले देख चुके हैं, वही ये एंटीरियर लोब था, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये हाइपोथैलेमस है, ये वही डायग्राम है जिसको हमने पहले देखा था। और ये जो मटर के दाने की जैसी पूरी ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब इस पिट्यूटरी ग्लैंड में ये दो भाग हैं, ये वाला जो भाग होता है इसका अग्र भाग और ये पश्च भाग। तो आज हम इससे निकलने वाले जो हार्मोन्स हैं उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस पोस्टीरियर लोब में दो हार्मोन्स होते हैं भाई। इस पोस्टीरियर जो लोब होता है इसमें दो हार्मोन्स जो होते हैं वो स्टोर होते हैं, यानी यहाँ पर संग्रहित रहते हैं, वो इसमें बनते नहीं हैं। यहाँ एक बात आपको ये फैक्ट विशेष रूप से याद रखना है कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं वो बनते कहाँ पर, अगर आपसे ऐसा पूछा जाए तो उनका जो फॉर्मेशन होता है, जो सिंथेसिस होता है उनका, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो हार्मोन्स होते हैं, जिसमें एक होता है ऑक्सीटोसिन और जो दूसरा होता है एडीएच, या इसी को हम क्या कहते हैं, वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन। तो ये दो हार्मोन्स हैं जो इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, जिसको न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं, उससे सीक्रेट होते हैं। लेकिन इनका जो निर्माण होता है, संश्लेषण जो होता है, इनका सिंथेसिस जो होगा वो कहां पर होता है, हाइपोथैलेमस। इस हाइपोथैलेमस में इनका सिंथेसिस होगा। अब हाइपोथैलेमस में क्या होता है, विशेष प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, विशेष प्रकार की नर्व सेल्स पाई जाती हैं जिनको न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको, न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स उसको कहते हैं, न्यूरोसीक्रेटरी सेल्स इनको कहा जाता है। और ये जो सेल्स होती हैं, ये आपको इसमें हाइपोथैलेमस वाला हिस्सा है और ये न्यूरॉन्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये न्यूरॉन्स जो होते हैं इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर अपने जो हार्मोन्स होता है उसको सीक्रेट कर देते हैं। जबकि अग्रपाली में ऐसा होता है कि यहाँ पर जो हार्मोन्स आते हैं हाइपोथैलेमस से, वो एक इसमें सिस्टम होता है जिसको हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम कहते हैं। हाइपोथैलेमो हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम, ये एक सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है, जिस सिस्टम के द्वारा क्या होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स होते हैं हाइपोथैलेमस से, वो इसमें पहुंचते हैं, यहां तक आ जाते हैं। जबकि पश्चपाली के जो हार्मोन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स के माध्यम से इस पश्चपाली या न्यूरोहाइपोफाइसिस में आकर के स्टोर हो जाते हैं। इसके बाद ये जो पश्चपाली है वो ये दो हार्मोन जो होती है वो निकालती है, सीक्रेट करती है, जिनको हम ऑक्सीटोसिन या वैसोप्रेसिन या एडीएच के रूप में जानते हैं। तब ये दोनों हार्मोन्स क्या काम करते हैं, उन दोनों का फंक्शन हम देखते हैं वैसे। तो सबसे पहला हार्मोन हम डिस्कस करें इसमें, ऑक्सीटोसिन। जो पहला हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन तो कहां से सीक्रेट हो रहा है भाई, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पश्चपाली। पश्चपाली का नाम हमने देखा था, क्या था, न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस भी इसको कहते हैं। तो या तो न्यूरोहाइपोफाइसिस कह लें, या पश्चपाली इसको कह लें, या पोस्टीरियर लोब इसको कह लें, या इसी का भाग, इसी को हम दूसरा भी नाम है पार्स नर्वोसा भी कह लें, ये भी हमने पहले पार्ट में डिस्कस किया था। तो इससे इस ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन होता है। अब ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है वो क्या काम करता है, तो सबसे पहला इसका जो फंक्शन अगर हम देखें तो ये जो मेमरी ग्लैंड्स होती है महिलाओं में, जो स्तन ग्रंथियां हैं, यानी अगर इसके फंक्शन की बात करें, ऑक्सीटोसिन क्या काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, तो जो पहला कार्य अगर हम देखें तो जो स्तन ग्रंथियां होती हैं
उन स्तन ग्रंथियों की जो मसल्स होती हैं उसको ये क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। यानी इन ग्लैंड्स के अंदर जो मसल्स होंगी वो उस मसल्स को क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संकुचित करने का काम करेगा, जिससे क्या होता है कि ये जो लोब्यूल्स हैं यानी जो ग्रंथियां हैं, स्तन ग्रंथियां, इन ग्रंथियों के अंदर जो मिल्क है वो मिल्क यहाँ से धीरे धीरे इस डक्ट के माध्यम से, ये एक नलिका है जिस नलिका को लेक्टिफेरस, इस नलिका को लेक्टिफेरस ट्यूब, इस लेक्टिफेरस नलिका के माध्यम से ये इस निपल तक, यहां तक ये मिल्क जो होगा वो पहुंच जाता है। यानी कहने का इंटेंशन क्या है, इसका अर्थ क्या हुआ कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन सीक्रेट होगा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ये कहां से आता है, हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इसको यहाँ पर सीक्रेट करते हैं, और यहाँ से फिर ये ब्लड के माध्यम से कहां पहुंचेगा, मेमरी ग्लैंड्स। यानी ये इसका एक तो टारगेट ऑर्गन है, दूसरा इसका जो टारगेट ऑर्गन है वो गर्भाशय है, यूटेरस जिसको हम कह रहे हैं, यूटेरस या गर्भाशय, यानी महिलाओं का जो यूटेरस होता है वहां भी जाके ये क्या करेगा, टारगेट करता है उसको, और दूसरा ये मेमरी ग्लैंड्स को। तो मेमरी ग्लैंड्स पर ये काम क्या करता है, मेमरी ग्लैंड्स के अंदर जो मसल्स होती हैं उनको क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संकुचित करेगा, जिससे क्या होगा, बच्चे का जब जन्म हो जाता है, गर्भावस्था जब समाप्त होती है, तो उस जन्म के बाद में क्या होता है, उसके न्यूट्रिशन के लिए जो दुग्ध श्रवण होता है, उस दुग्ध श्रवण जो होता है कि जो क्रिया होता है उसको ये अंजाम देने का काम करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह मिल्क सीक्रेशन के लिए जिम्मेदार होता है ऑक्सीटोसिन। दूसरा अगर इसका काम हम देखें वो होता है यूटेरस। तो जब गर्भावस्था समाप्त हो जाती है, यानी कि जो टाइम होता है गर्भावस्था का वो पूरा हो जाता है, बच्चे के जन्म की तैयारी होती है, उस समय ऑक्सीटोसिन क्या करता है, सीक्रेट होगा। सीक्रेट होकर के जो यूटेरस होता है, ये यूटेरस या गर्भाशय की एक इमेज है, उस यूटेरस की जो मसल्स होती हैं, गर्भाशय के अंदर जो अरेखित पेशियां पाई जाती हैं, उन अरेखित पेशियों को कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, या उसको संकुचित करता है। कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, उसमें एक पेन उत्पन्न होता है, लीवर पेन उत्पन्न होगा, और जिससे क्या होगा कि इस प्रेशर की वजह से इस यूटेरस के अंदर जो एम्ब्रियो या भ्रूण जो बच्चा रखा हुआ है जिसका भी जन्म होना है, वो धीरे धीरे उस प्रेशर की वजह से क्या होगा, आगे की ओर मूवमेंट करेगा, या आगे की ओर बढ़ेगा। तो एक ये यूटेरस की इमेज है, यूटेरस का डायग्राम है, और ये जैसे मान के चले वो बच्चा है जिसका जन्म होना है, तो जैसे ही ये यूटेरस के अंदर पहुंचेगा ब्लड के माध्यम से ऑक्सीटोसिन, इसकी जो अरेखित पेशियां होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इसमें एक प्रेशर उत्पन्न होता है, और ये धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ना शुरू कर देगा। इसी समय क्या होता है, जो अंडाशय होता है, उस अंडाशय से जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है उसका सीक्रेशन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इसका जो सीक्रेशन होता है वो कैसा होगा, कम हो जाता है, और जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उस एस्ट्रोजन का जो सीक्रेशन होता है वो बढ़ जाता है। अब ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इसका सीक्रेशन कम क्यों हो जाता है, कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी की तैयारी की जाती है तो उस समय ये उस यूटेरस को क्या करता है, तैयार करता है, और जब गर्भावस्था यानी महिला गर्भवती हो जाती है तो उस समय क्या है, उस गर्भाशय के अंदर जो गर्भाशय है और जो उसके अंदर एम्ब्रियो है, तो उन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसको मजबूत बनाए रखने का काम करता है, जिससे कि गर्भपात की जो स्थिति है वो पैदा ना हो। तो अब चूंकि बच्चे का जन्म होना है, इसलिए अब इस प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन क्या है, कम होना आवश्यक है, तभी क्या होगा, बच्चे का जन्म होगा। वो जो उनकी पकड़ थी गर्भाशय और उसकी फीटस की, तो वो कमजोर होना चाहिए। तो इसलिए इस समय अंडाशय से क्या होता है, प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन कम होता है, और उधर एस्ट्रोजन का सीक्रेशन बढ़ जाता है। साथ ही साथ ये ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूटेरस की जो मसल्स होंगी गर्भाशय की उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा। इस तरीके से ये लीवर पेन उत्पन्न करके बच्चे के जन्म में सहायक होता है। तीसरा जो इसका कार्य अगर हम देखें वो क्या है, जो पहला कार्य हम देख चुके कि जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उनको दुग्ध श्रवण करने के लिए प्रेरित करता है,
और दूसरा काम है ये बच्चे के जन्म में सहायक होता है, कैसे, यूटेरस की जो मसल्स होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके। तीसरा काम इसका ये होता है कि जो पॉपुलेशन होता है, यानी जो मैथुन का समय होता है, तो मैथुन के समय के दौरान क्या होता है, जब मेल अपने सीमन को फीमेल की वेजाइना में डिस्चार्ज करता है तो उस समय क्या करता है, ये ऑक्सीटोसिन ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है, जिससे जो यूटेरस होता है उस समय भी यूटेरस में क्या करता है, ये कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न करता है, संकुचन उत्पन्न करता है, जिससे कि जो सीमन है वो सीमन फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच सके, जिससे कि जो निषेचन की जो संभावना है वो फर्टिलाइजेशन के जो चांसेस हैं वो बढ़ सके। तो ये एक और इसका कार्य होता है कि मैथुन के समय यह ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है और यूटेरस जो होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए इस फैलोपियन ट्यूब के पास पहुंच सकें। जैसे यहाँ से ये जो सीमन होगा वो इस वेजाइना से होता हुआ आगे की तरफ बढ़ेगा, जिससे फैलोपियन ट्यूब के पास में जो ओवम होगा वो उसको फर्टिलाइज कर सके। यानी अगर गर्भ धारण करना चाहता है कोई, तो अगर किसी के अंदर जो प्रेगनेंसी फर्टिलाइजेशन की जो पॉसिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा कैसी हो, तो उसमें भी ये अपनी भूमिका अदा करता है, अपना रोल अदा करता है। तो ये ऑक्सीटोसिन का फंक्शन होता है। इसके बाद जो दूसरा हार्मोन है इसका, उस हार्मोन को हम डिस्कस करेंगे, वो है वैसोप्रेसिन या एडीएच। वैसोप्रेसिन या एडीएच, जिसको हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। अब ये इमेज थी यूटेरस की, बाकी इसको हम डिटेल में अलग से डिस्कस करेंगे जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे, उस समय इसको स्टडी करेंगे। ये एक जनरल इमेज है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा जिससे चीज़ों को ज़्यादा आसान हो जाए समझना, ठीक है। और ये मेमरी ग्लैंड्स का एक डायग्राम है। तो मेमरी ग्लैंड्स में ये लोब्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, इन्हीं के अंदर क्या होता है, मिल्क होता है। तो जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट होती है मसल्स, इससे होता हुआ एक नली होती है इसके अंदर, नलिका, जिसको लैक्टिफेरस डक्ट या लैक्टिफेरस ट्यूब कह रहे हैं, जिसके माध्यम से ये मिल्क कहाँ तक आएगा, निपल्स तक आ जाता है। और उसके बाद ये जो बच्चा होता है वो उसको अपना न्यूट्रिशन इसको सक करके प्राप्त कर लेता है। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण हार्मोन होता है इसका, वो है वैसोप्रेसिन। वैसोप्रेसिन या इसी को हम कह रहे हैं एडीएच। और एडीएच से आशय क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो इसके दो काम है साथियों, वैसोप्रेसिन या एडीएच का। एक जो कार्य होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो है कि यह ब्लड वेसल्स जो होती हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो रक्त वाहिकाएं हैं जिनके अंदर ब्लड बहता है, उन ब्लड वेसल को कॉन्ट्रैक्ट करके ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर जो होता है उसको भी इंक्रीज कर देता है। तो ब्लड प्रेशर से भी इसका संबंध होता है। दूसरा इसका जो काम होता है वो है जल का पुनर्अवशोषण। जल का पुनर्अवशोषण यानी रीएब्जॉर्प्शन। अब ये जो पुनर्अवशोषण है जल का, ये कहां पर करता है, जल का जो रीअब्जॉर्प्शन वो कहां पर करता है, तो जो किडनी की जो नेफ्रॉन्स होता है, और उस नेफ्रॉन्स का जो डीसीटी वाला पार्ट होता है, दूरस्थ कुंडलित नलिका वाला भाग होता है, और जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वाला भाग होता है, यानी ये रीअब्जॉर्प्शन कहां पर करेगा, नेफ्रॉन्स के डीसीटी वाले पार्ट में और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वाला जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट किसके होते हैं, नेफ्रॉन्स के होते हैं। और ये जो नेफ्रॉन होता है ये क्या है, किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, साथ ही साथ उसकी फंक्शनल यूनिट भी होती है। जैसे हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है, वैसे ही किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई ये नेफ्रॉन्स होती है। तो कुछ ऐसा एक रफ डायग्राम अगर आपने इसको देखें, जैसे ये गोवन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, ये एक नेफ्रॉन्स का पार्ट अपन देख रहे हैं कि एक नेफ्रॉन्स में क्या क्या होते हैं। तो ये कुछ भागों से मिलकर बना होता है, इसमें कुछ भाग होते हैं जिससे मिलकर के इसका क्या होगा, फॉर्मेशन होता है या
निर्माण होता है। तो ये वाला पार्ट होगा, यहाँ इसमें एक ये ब्लड वेसल है, एक ये ब्लड वेसल हो गई, ठीक है, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स का जाल होता है, कैपिलरीज का गुच्छा पाया जाता है, ग्लोमेरुलस जिसको कहते हैं, ये बोमन कैप्सूल वाला पार्ट हो गया। तो ये हम डिटेल कहाँ पर डिस्कस करेंगे, इसको जब हम किडनी को पढ़ेंगे वहाँ डिस्कस करेंगे। यहाँ केवल हम वो पार्ट देख रहे हैं कि ये इसका पीसीटी वाला पार्ट हो गया, ये पूरा का पूरा एक नेफ्रॉन्स है, ये इसमें समीपस्थ कुंडलित नलिका वाला भाग हो गया, पीसीटी वाला पार्ट है। ये यू आकार वाला जो पार्ट होता है इसको हम हेनले लूप कहते हैं, और ये जो पार्ट होता है ये डीसीटी वाला पार्ट होता है, और ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वाला पार्ट होता है। तो जब फिल्ट्रेट इस नेफ्रॉन से होकर के गुजरता है, ठीक है, यहाँ से पीसीटी से होता हुआ आगे बढ़ेगा, डीसीटी तक पहुंचेगा, डीसीटी से आगे बढ़ता हुआ इस तरीके से जब ये आगे बढ़ेगा तो उस समय क्या करता है, यहाँ पर ये जो जल होता है इस डीसीटी वाले में, इस जल का पुनर्अवशोषण यहाँ और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वाले पार्ट में यहाँ जल का जो ये पुनर्अवशोषण होता है उसको बढ़ाने का कार्य करता है एडीएच हार्मोन जो होता है, या वैसोप्रेसिन जिसको हम कह रहे हैं। तो ये जल के पुनर्अवशोषण को बढ़ाता है, और इस पुनर्अवशोषण के द्वारा शरीर में क्या करता है, यह जल का जो संतुलन होता है उसको बनाए रखता है, जल के संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। तो दो काम याद रखते हैं भाई, ब्लड प्रेशर से भी इसका संबंध होता है, दूसरा शरीर में जल के संतुलन से इसका संबंध होता है। अब अगर हम बात करेंगे इसके हाइपोसीक्रेशन और हाइपरसीक्रेशन, कि अगर ये कम मात्रा में सीक्रेट होता है तो उस समय क्या स्थिति बनेगी, और अगर ये ज्यादा मात्रा में सीक्रेट होता है तो उस समय क्या स्थिति बनेगी भाई। तो इसका हाइपोसीक्रेशन देखते हैं, फिर हम इसका हाइपरसीक्रेशन देखेंगे। तो जब ये कम मात्रा में सीक्रेट होता है तो इसका हाइपोसीक्रेशन होता है, तो उस समय एक डिसीज होती है इसकी कमी की वजह से, जिसको डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। वो डिसीज क्या कहलाती है, डायबिटीज इंसिपिडस, इंसिपिडस। और एक और आपने नाम सुना होगा भाई, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस, डायबिटीज मेलिटस। तो डायबिटीज मेलिटस और डायबिटीज इंसिपिडस, यानी इन दोनों का संबंध, या इन दोनों में कहें डिफरेंस क्या है एक दूसरे से, संबंध के बजाय डिफरेंस ज्यादा अच्छा शब्द है। तो डायबिटीज जो मेलिटस है या मेलिटस भी जिसको कह रहे हैं, ये किससे रिलेटेड होता है भाई, ये इंसुलिन की जब कमी होती है, इंसुलिन का हाइपोसीक्रेशन होता है तब होता है, जिसको हम मधुमेह या शर्करा मधुमेह भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मुख्य अंतर इसमें क्या होता है, जो यूरिन होता है उस यूरिन में भी क्या जाता है, ग्लूकोज जाने लगता है, शुगर। अब यहाँ पर क्या होता है, जो डायबिटीज इंसिपिडस होता है वो एडीएच के हाइपोसीक्रेशन से होता है। हाइपोसीक्रेशन का मतलब है इसकी कमी से, इसकी कमी, एडीएच का जब हाइपोसीक्रेशन होगा तो उससे डायबिटीज इंसिपिडस होगा, और जब इंसुलिन का अगर हाइपोसीक्रेशन होगा, उसकी कमी होगी, तो डायबिटीज मेलिटस होगा। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि वो इंसुलिन से संबंधित होता है और ये एडीएच से संबंधित होता है। अब इसमें क्या होगा भाई, जब इसका हाइपोसीक्रेशन हो रहा है तो क्या है, ये जो रीअब्जॉर्प्शन का काम करता है नेफ्रॉन्स में, डीसीटी और कलेक्टिव ट्यूब्यूल्स वाले पार्ट में, तो वहां पर जल का पुनर्अवशोषण ये नहीं हो पाएगा, तो जिसकी वजह से जल की जो मात्रा है वो रक्त में कैसी हो जाएगी, कम होगी, यानी कि ब्लड का जो वॉल्यूम होगा इसकी वजह से वो क्या होगा, कम हो जाएगा भाई। ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा और ब्लड हमारा कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और गाढ़ा हो जाएगा जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होता है वो कैसा होता है, उस समय कम हो जाएगा। अब साथ ही साथ ये जो जल है जो अवशोषित नहीं हो पा रहा है, तो वो जल क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा यूरिन बनाएगा, वो आगे पहुंचेगा यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, और ब्लैडर से आगे होता हुआ वो यूरिन के रूप में शरीर से बाहर निकलेगा। तो इसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों में जिनमें इस एडीएच का हाइपोसीक्रेशन होता है, डायबिटीज इंसिपिडिस होता है, जिसमें डायबिटीज इंसिपिडिस में क्या होता है कि यूरिन बार बार आता है, और एक दिन में इसकी मात्रा जो होती है वो 20 लीटर तक हो जाती है। कितने तक हो जाएगा ये, 20 लीटर। सामान्यतः एक व्यक्ति 24 घंटे के भीतर 1 से 1.5 लीटर यूरिन करता है भाई, उसकी बॉडी में इतना बनता है, लेकिन डायबिटीज इंसिपिडिस में ये कितना तक हो जाएगा, 20 लीटर तक हो जाता है भाई, इतना यूरिन बनने लगता है। जब ये स्थिति होगी तो फिर क्या होगा,
डिहाइड्रेशन भी होगा, शरीर से बहुत ज्यादा जल की हानि होगी, लॉस ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को प्यास बार बार लगेगी, प्यास भी इसको बार बार लगती है। तो ये इससे होने वाला एक रोग है जिसको डायबिटीज इंसिपिडिस कहते हैं, इसकी कमी से होने वाला। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर क्या है कि मेलेटस में दूसरे भी लक्षण आते हैं। मेलेटस में क्या होगा, यूरिन के साथ क्या होगा, शुगर भी जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ क्या होगा, ऐसे व्यक्ति का शरीर बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा, कीटोन बॉडी भी इनकी बॉडी में बनने लगेंगे, प्यास भी इसको बार बार लगेगी, पॉलीडिप्सिया भी हो जाता है, और बहुत से सिम्टम्स आते हैं जिसको हम अलग जब इंसुलिन को पढ़ेंगे उस समय इन दोनों में जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। मुख्य परीक्षा के हिसाब से जब इस टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे इन दोनों में क्या अंतर है। पहले भी ये एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में पूछा जा चुका है कि भाई डायबिटीज इंसिपिडस और डायबिटीज मेलेटस में क्या डिफरेंस है। इसके बाद हम बात करें अगर इसका हाइपर सीक्रेशन हो जाए तब क्या होगा। तो इसके हाइपर सीक्रेशन की स्थिति में, यानी जब एडीएच कैसा हो रहा है, ज्यादा मात्रा में सीक्रेट हो रहा है, हाइपर सीक्रेशन हो रहा है, तो उस हाइपर सीक्रेशन की स्थिति में क्या होगा, जल का जो रीएब्जॉर्प्शन है वो रीएब्जॉर्प्शन कैसा होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो ब्लड का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वॉल्यूम ब्लड का कैसा होगा, इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर होगा वो प्रेशर भी कैसा होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो हाइपोसीक्रेशन के समय ब्लड प्रेशर कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, और जब इसका हाइपर सीक्रेशन हो रहा है उस समय जो ब्लड प्रेशर होगा वो बढ़ जाता है। साथ ही साथ बाकी यूरिन पर क्या अंतर होगा, तो उस समय जो यूरिन होता है हाइपोसीक्रेशन के समय वो डाइल्यूट होता है, और हाइपर सीक्रेशन के समय जो यूरिन बनेगा वो कैसा होगा, बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन बनेगा, बहुत ज्यादा सांद्र या जिसको गाढ़ा, ये यूरिन इस प्रकार समय बनेगा। तो ये इसके हाइपोसीक्रेशन और हाइपर सीक्रेशन का परिणाम होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर होंगी। और आज हमारे इस लेक्चर में जो इसका पोस्टीरियर लोब वाले जो हार्मोन्स थे पिट्यूटरी ग्लैंड के वो लगभग पूरे हो चुके हैं। ये दो मेन इसके हार्मोन्स थे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के। और इसके बाद अगले लेक्चर में हम एक दूसरी नई एंडोक्राइन ग्लैंड जिसको हम थायराइड ग्लैंड कह रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो आज अपने लेक्चर को मैं बस यही समाप्त करता हूं, और आप लोगों को एक काम करना ही है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर करना है, और बेल आइकन को भी जरूर आप लोगों को प्रेस करना है जिससे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।